हेलो एवरीवन। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिनको आप हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज। एक फिगर ऑफ स्पीच क्या है? द करेक्ट आंसर इज डी, अ रिटोरिकल फिगर। एक अलंकारिक फिगर है जिससे लाइंस की शोभा बढ़ाई जाती है। मीन्स अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें देना है तो उसको किस ढंग से सुंदरता के साथ हम प्रेजेंट करते हैं, उसी के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज। अ फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। एक बदलाव होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। और ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो होती है मनुष्य की, उसको अगर चेंज करके थोड़ा सा उसमें अलंकारिक ढंग उसमें प्रेजेंट कर दिए तो उसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि पोइट्री, पोएट वगैरह इसी ढंग से हमको उनकी पोएम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू। जो पुराने समय के जो ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच हैं वो किस चीज में, मतलब किस में क्लासिफाइड होती थी? सो द आंसर इज सी, स्कीम्स एंड ट्रूप्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही आया था कि फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोला जाता है? रिटोरिक। सो द करेक्ट आंसर इज रिटोरिक, जिसको हम हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एलिट्रेशन मे बी डिफाइंड एज। एलिट्रेशन जब किसी भी अल्फाबेट की को बार बार रिपीट होता है, जब कोई भी अल्फाबेट, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो द आंसर इज सी, अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। साउंड का रिपीटेशन जब होता है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, सो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओ बट आई फेयर द फिकल फ्रैक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। सो आपको यहां पर एलिट्रेशन है बिकॉज एफ एंड एफ ये रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट है, दैट्स वाई इट इज एलिट्रेशन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 फुल फैदम 5 थे फेदर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगेन यहां पर एलिट्रेशन है बिकॉज एफ आपको इस कंप्लीट लाइन में 1 2 3 4 टाइम्स एफ आपको देखने को मिलता है, दैट्स वाई इट इज अ एलिट्रेशन। सेम साउंड्स हैं, फुल, फैदम, 5 थे, फेदर, लाइज। सो एलिट्रेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स। इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनाफोरा। तो एनाफोरा किसको बोलते हैं? जब वर्ड के स्टार्टिंग लाइन में सेम वर्ड आता रहे, किसी भी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग लाइन में अगर सेम वर्ड आता है तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। जैसे कि आप एनाफोरा, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। जब स्टार्टिंग में किसी भी क्लॉज के स्टार्टिंग में सेम वर्ड या फिर सेम फ्रेज आए तो उसको आप एनाफोरा बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस। ये विलियम ब्लेक का है। देखिए यहां पर इन एवरी एंड इन एवरी। सो एवरी क्लॉज में, प्रत्येक क्लॉज में क्या है आपका? इन एवरी वर्ड आ रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज एनाफोरा।
Question number 9 is the term used for repetition of a word or phrase as the beginning of successive clauses is. So अभी मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग के बिगनिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में जब भी किसी के भी स्टेटमेंट के, किसी भी लाइंस के वर्ड रिपीट होते हैं, सो वो आपका कहलाते हैं एनाफोरा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 इज द फिगर ऑफ स्पीच characterized by repetition of words or group of words at the beginning of consecutive sentences is called. अगेन वही क्वेश्चन आ गया है. सो इट इज डी, एनाफोरा. क्वेश्चन नंबर 12 इज a ludicrous descending order of the series of idea is the description of. It is B, anti-climax. जब कोई भी सीन चलता है और वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस उसी स्थिति पर आता है तो उसको आप बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 इज द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज. दूसरा नेम क्या होता है एंटी क्लाइमैक्स का? सो इट इज बैथोस. बैथोस मीन्स कभी भी कोई भी ड्रामा में कोई सीन चल रहा है और सडनली चेंज आ जाए, जैसे कि सडनली दुख आ जाए या फिर अचानक से कोई सा भी चेंज या फिर कोई जोक वगैरह आ जाए बीच में, तो उसके चेंज को आप बैथोस बोलते हैं या फिर एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं. Question number 14 is the soldier fights for glory and a shilling a day. Here is the figure is. So this is also called anti-climax. Option A is correct. क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट में ये जो पोयम है द सोल्जर है, जो रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है, वह बोलते हैं कि सोल्जर अपने ग्लोरी के लिए, शौर्यता के लिए फाइट करता है और एक दिन वह क्या हो जाता है, मर जाता है. सो वापस से चेंज हो गया है, सडन चेंज है. सो दैट वाज इट इज एंटी क्लाइमैक्स. क्वेश्चन नंबर 15 इज फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर. Her brow shades frown, although her eyes are sunny. Her smiles are lightning, though her pride despair. These lines show the figure, so it is antithesis. 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 एंटीथीसिस में क्या होता है? एंटीथीसिस में जब कोई भी स्टेटमेंट सडन उसका अपोजिट या उसका उस वर्ड या फिर आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट हो, जैसे कि 16 वाले टिक द करेक्ट में दिखते हैं हम ये, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. या फिर ये मैंने एग्जाम्पल और लिख रखा था, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. गलती करना मनुष्य का काम है और माफ कर देना किसका? भगवान का काम है. सो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. द फिगर ऑफ स्पीच इज, इट इज एंटीथीसिस. क्वेश्चन नंबर 17. A man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other. The figure of speech is, it is also called antithesis. Question number 18 is, give every man the ear, but few the voice. The figure of speech is, it is antithesis. 19 है आपका, टू एयर इज ह्यूमन. देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ भी आ गया है, टू फॉरगिव डिवाइन. गलती करना मनुष्य का काम है और माफ कर देना भगवान का काम है. स्टेटमेंट में या फिर वर्ड्स में डायरेक्टली चेंज है, अपोजिट है, अगेंस्ट है एक दूसरे के लिए. सो एयर गलती और दिखना फॉरगिव माफी. सो इट इज एंटीथीसिस. क्वेश्चन नंबर 20 इज, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? Even thus last night and 2 nights more I lay, and could win thee sleep by any stealth. So it is called epistrophe. So epistrophe के तो आप यहाँ पर मार्क ही दिख रहे होंगे epistrophe का. So जहां भी कहीं आपको ये मार्क दिखे, it is called epistrophe.
सेम क्वेश्चन है 21 में, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। सो आपको यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी के साइन दिख रहे होंगे, सो इट्स कॉल्ड सी एपिस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 22 इज देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री ओ अर्थ। यहां पर भी एपिस्ट्रोफी है, फॉर चेंजेस हैज तो सीन द फिगर ऑफ स्पीच इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिस्ट्रोफी। 23 इज हेल, यहां पर देखिए एपिस्ट्रोफी दिख गया है आपको, एपिस्ट्रोफी मार्क दिख गया है, तो ये भी स्माइलिंग मॉर्न, द फिगर ऑफ स्पीच इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए एपिस्ट्रोफी। Question number 24 is exalt, O shores, and ring, O bells. It is also called epistrophe. Epistrophe का mark है यहाँ पर, so A is correct. And the last question is dear, come near and fear not is an example of. किस चीज का example है ये? So the correct answer is B. एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब कभी भी वोवेल साउंड जो होता है उसका रिपीट होता है। देखिए डियर, कम, नियर एंड फियर, नियर, फियर, डियर, इसमें एक ही वोवेल साउंड आपको लग रहा होगा, सेम वोवेल साउंड है। सो दैट्स वाई इट इज एसोनेंस। सो एसोनेंस में यही होता है जब सेम वोवेल साउंड वर्ड में बार बार आता है, वर्ड नहीं आता, अल्फाबेट नहीं आता है, ओनली साउंड आता है, वोवेल साउंड, डियर, नियर, फियर, सो इट इज कॉल्ड एसोनेंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं।